So congratulations to all FC Barcelona fans for their first trophy of the season. सुपर कोपा दे स्पानिया का ये टाइटल हम जीत चुके हैं अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन द फाइनल्स। एंड ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं जीते कि 1-0 या 2-0। हमने 5 गोल मारे हैं, पूरा ह्यूमिलेट करके मैच जीता है भाई। तो बात करनी पड़ेगी, अब सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि हांसी फ्लिक जब आए थे तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि 2 एल क्लासिको में बार्सिलोना 9 गोल मारेगी एग्रीगेट पर, एंड रियल मैड्रिड सिर्फ 2 गोल स्कोर किए, जिनके पास वर्ल्ड का भी वो, जैसे लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट अटैक है, मिडफील्ड है, सब बोलते, तो उनके अगेंस्ट हमने इतने अच्छे खेला है। तो अभी लोगों को पता होगा कि सब कुछ पैसा नहीं करता, कभी कभी आपको वो टीम भी अच्छी होनी चाहिए, उन प्लेयर्स में भी वो ताकत होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को समझ सके। एंड रियल मैड्रिड की ये मैं पहले से कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम रही है बहुत ज़्यादा। इंडिविजुअली सब अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो लिंकअप से नहीं खेलते, बस हर एक को अपने आप को बड़ा दिखाना होता है रियल मैड्रिड में। तो वो बार्सिलोना में बिल्कुल नहीं है इस टाइम पे, एंड यही डिफरेंस बनाता है दोनों टीम्स में। अगर आपको लग रहा होगा कि भाई बार्सिलोना कल अच्छा खेल गई, तो ऐसा नहीं, मतलब आप देखो रियल मैड्रिड की टीम में बहुत सारी गलतियां होती है, इंडिविजुअली होती है। आप कार्लो एंचेलोटी को बहुत सारे लोग यहाँ पर बुरा भला कह रहे हैं अभी, बट मुझे नहीं लगता कि उसकी इतनी ज़्यादा गलती है। हाँ, उनका प्रेस इतना अच्छा नहीं है, उनके पास एक डिफेंडर नहीं है। आई थिंक पिछले सीजन तो ये रियल मैड्रिड के फैंस कह रहे थे भाई चुआमिनी इज मतलब हमारा सेंटर बैक है जिससे हम चैंपियंस लीग जीते, तो हमें टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड एक ही प्लेयर है लूकस वास्केस, जो कि मुझे लगता है उनकी कमज़ोर कड़ी है, बट चुआमिनी पिछले सीजन तो खेल रहा था भाई इनके लिए सेंटर बैक, तब तो इनके लिए बेस्ट सेंटर बैक था वो। अब जैसे एल क्लासिको हार गए तो भाई हमारे पास तो सेंटर बैक ही नहीं है, हमें चुआमिनी को खिलाना पड़ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये तो रीज़न है, बट मुझे लगता है कि बार्सिलोना परफॉर्मिंग वेरी वेल। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था इस मैच से पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे हमने बर्नबाउ पर इनको 4-0 पीटा था, ये बहुत ज़्यादा रिवेंज के साथ आएंगे, क्योंकि इनका फॉर्म हाल ही में अच्छा चल रहा था रियल मैड्रिड का। बार्सिलोना अभी इतने फॉर्म में अच्छी नहीं थी, बट पिछले 2-3 मैच से अच्छा खेल रही, तो लगा था कि अच्छा मैच होगा। बट हो सकता है था कि पिछली बार ये जो हमारे ऑफसाइड ट्रैप में फंसे थे वो इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है पिछली बार क्या हुआ था। एंचेलोटी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो ये चीज़ बार बार दोहराए। बट उनसे सच में कहूँ अटैक में कुछ भी नहीं हुआ है। 2-3 चांसेस उन्होंने मिस किए, बट हमने बहुत ज़्यादा चांसेस मिस किए। मैं अब भी कह रहा हूँ स्कोर लाइन 5-2 है, बट हमने भी 3-4 चांसेस मिस किए हैं। अगर रेड कार्ड ना होता तो ये स्कोर लाइन एक हिस्टोरिक स्कोर लाइन बनती सुपर कोपा दे स्पानिया के फाइनल्स में। बट ठीक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम, एवरी प्लेयर जो भी खेल रहा है बहुत अच्छा। पहला अगर हम हर गोल की बात करें, का एम्बापे का गोल आया आई थिंक काउंटर पर, एंड हम सभी बार्सिलोना फैंस को पता है कि अगर हम काउंटर्स कंसीड कर सकते हैं, क्योंकि काउंटर्स पर हमारी टीम जो हाई लाइन खेलती है, हमारे पीछे जो प्लेयर्स है वो कम रहेंगे। अगर आगे का प्लेयर क्वालिटी निकला है, पता है एम्बापे की क्वालिटी है, उसका फॉर्म शायद ही नहीं हो अच्छा, बट एम्बापे इज़ एम्बापे, एंड उसने वो गोल मारा, उसका पूरा क्रेडिट उसको है। बहुत अच्छा खेला वो वहाँ पर। बट उसके बाद जो मेंटालिटी हमने दिखाया, हमारे कैप्टन भाई, सबसे बड़ी बात रफीनिया भाई, वी आर लकी कि हमने रफीनिया को अभी तक रखा है। एंड अगर ये टीम इस प्लेयर को छोड़ देती ना, तो भाई मतलब इससे अच्छा मेंटालिटी मॉन्स्टर नहीं है टीम में, पूरे टीम में कोई भी नहीं है। एंड ही इज़ आवर कैप्टन, जो कि डिज़र्व करता है कैप्टन होने का। एंड ये अगले बहुत साल तक रफीनिया ही हमारा कैप्टन रहेगा, नो डाउट। उसके बाद लमीन यमाल, जहाँ पर वो मेस्सी के हमें हमें याद दिलाता है, वो जो पोजीशन था जहाँ पर मेस्सी गए उसके बाद हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे, वहाँ पर अब एक ऐसा प्लेयर आया है जो कि केवल 17 साल का है, एंड वो उस लेवल की क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो जिस लेवल की अभी यमाल की क्वालिटी है, लगभग हमें अगर ऐसा मार्केट से प्लेयर लाना होता तो हम 100 मिलियन के ऊपर का प्राइस लगता, बट हमने ये चीज़
जीरो ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे प्लेयर्स है पीछे भी, वो सब कुछ हो पाया है बिकॉज ऑफ ला मासिया। तो ला मासिया है इसलिए अभी बार्सिलोना खड़ी है, ला मासिया है, हांसी फ्लिक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऑफ द फील्ड बुरी चल रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चालू है डैनी ओल्मो एंड इनके रजिस्ट्रेशन के बारे में अभी जो हुआ, उसके बाद जो फाइनेंशियल सिचुएशन है हमारी, बट उसके बाद भी हम अच्छा कर रहे हैं। लीग का फॉर्म एंड ये कप कंपटीशन का फॉर्म अलग होगा, बताता हूँ क्यों होगा। क्योंकि लीग में हमें चाहिए स्क्वाड में डेप्थ, हमारे पास विंगर्स नहीं है। समझो यमाल रफीना में से कौन इंजर्ड हो जाता है, अटैक में ख़त्म। एंड जैसे मैंने कहा, हम ऑफसाइड ट्रैप में रहते हैं, हम गोल ज़रूर खाएंगे, कौन सी भी टीम हो हम गोल खा सकते हैं, बट अगर हम गोल स्कोर नहीं करते, जो कि मुश्किल बात होती है फुटबॉल में सबसे ज़्यादा कि गोल स्कोर करना, तो हम हारेंगे। एंड यही हुआ था हमारे साथ लीग में, एंड हो भी सकता है आगे, अगर हम इस विंटर ट्रांसफर मार्केट में एक आधा विंगर या कोई ना साइन करे, या हम जा भी सकते हैं अगर हमारा कोई प्लेयर इंजर्ड ना हो। जैसे हमारी कल की टीम थी, सारे लोग सारे प्लेयर्स अभी अवेलेबल्स है, टर स्टेगन को छोड़ के एंड मार्क बर्नाल वो तो छोड़ो, बट एवरी प्लेयर डिजर्व्स। एंड फिर से कल के मैच की बात करते हैं भाई, पहला गोल आया था लमीन यमाल, प्रॉपर मेसी वाला वो फिनिश था, प्रॉपर मेसी वाले वो याद दिला दी भाई ने। नेमार वाला वो सेलिब्रेशन था, नेमार को आइडल मानते हैं लमीन यमाल। उसके बाद चलो कम बैक कर लिया, वो ड्रॉ हुआ। उसके बाद सेकंड आई थिंक पेनल्टी मिली थी, क्लियर पेन, कमाविंगा को येलो दिया। बहुत सारे लोग बोल रहे कि भाई वो रेड दे देना चाहिए था, बट मुझे लगा कि भाई अगर पेनल्टी दी है तो येलो ठीक है, ऐसा कोई मैं नहीं चाहता था कि वो प्रॉपर रेड ही दे, फिर ये मैड्रिड वाले रोएंगे भाई रेड दिया, येलो दे देना चाहिए था, ठीक है। बट उसके बाद वो लेवेंडोव्स्की ने स्कोर किया, उसके बाद कामाविंगा ने और एक फाउल किया था लमीन यमाल पर, बहुत गंदा उसने पकड़ा था, एंड वो प्रॉपर येलो था, एंड वो सेकंड येलो होता, वो रेड कार्ड होता कामाविंगा के लिए। उसके बाद आप सोचो कि रियल मैड्रिड का क्या हाल होता। तो वहाँ पर मैड्रिड एक बार बच गई, उसके बाद फिर भी उनको 11 मैन, उनको कुछ होश नहीं थे। हमने इतने गोल 60 मिनट में, मतलब 5 गोल मैड्रिड ने कब खाए थे लास्ट मिनट, मुझे मैं नहीं जानता भाई। मैड्रिड को इतना ह्यूमिलेट होता हुआ मैंने नहीं देखा, एंड मैं तो नाच रहा था कल, मैं वो चलन नहीं कर पाया, बट भाई साहब उसके बाद जो तीसरा गोल, भाई ये ट्रेंड के पीछे जा रहे हैं, ट्रेंड चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा राइट बैक है जो सब कुछ कर सकता है, प्रॉपर डिफेंडिंग, ट्रेंड से अच्छी डिफेंडिंग कर लेता है। हालांकि ट्रेंड जैसी बॉलिंग नहीं डाल सकता ऐसे लोग कह रहे थे, एंड कल उसने वो बॉल डाली डायरेक्ट रफीनिया के सिर पर, एंड सीधा गोल। तो इस गोल का क्रेडिट जाता है कुंडे को। रफीनिया ने हेडर मारा, वो उसकी पोजीशन थी, बट क्या बॉल थी वो, प्रॉपर हेड पर बॉल एंड सीधा गोल। तीसरा गोल किसी ने सोचा नहीं था कि कहाँ से गोल आया, एंड गोल आ गया बिकॉज ऑफ जूल्स कुंडे। उसके बाद चौथा गोल सिली पास था वहाँ पर रियल मैड्रिड का, फिर से खराब प्ले। उसके बाद लमीन यमाल खेलते, रफीनिया अपने पेस की तरफ से जाते, वालवर्दे नहीं होते तो भाई ये कितने गोल खाते हैं अभी मुझे पता नहीं, बट वालवर्दे ने ट्राई किया बट हुआ नहीं। बाल्डे ने अच्छा रन लगाया एंड ब्यूटीफुल फिनिश बाय बाल्डे। एंड फर्स्ट हाफ में जब 4-1 हुआ तो कहा भाई पहली ट्रॉफी हमारे यहाँ पर आ रही है। मुझे तभी पता था कि ये कमबैक नहीं कर पाएंगे, कितना भी कहो आप रियल मैड्रिड कमबैक करेगी, बट मुझे पता था ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ऐसी टीम नहीं है कि जो 4 गोल मारी तो सेकंड हाफ में पीछे जाकर डिफेंड करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपने सेकंड हाफ स्टार्ट होते हुए देखा होगा, अगर वो काउंटर मारे तो हम भी काउंटर मारेंगे, एंड उसी में हमारा 5वां गोल आया था रफीनिया की तरफ से। अगर वो शेजनी के टाइम पे वो ना होता, क्योंकि वो भी क्यों हुआ, क्योंकि एम्बापे के पास आपको पता है बहुत ही खतरनाक पेस है, तो शेजनी टाइम पर आया था, बट एम्बापे स्किलफुल प्लेयर है बहुत अच्छा, एंड उसने वो किया, उसका भी क्रेडिट के लिए एम्बापे को है। वहाँ पर वो क्लियर रेड था, वो रेड मिला, फिर लगा भाई इनका कमबैक नहीं होगा, फिर भी मुझे पता नहीं हुआ। फिर इनाकी पेने आया, एंड वो जो फ्री किक कंसीड किया इनाकी पेने ने, वो आते आते आई थिंक वो फोकस नहीं था या कुछ नहीं था, इसलिए खा गया, क्योंकि वो नहीं खानी चाहिए था। ऑन साइड अपने साइड पर कौन सा गोलकीपर फ्री किक खाता है, ये तो बहुत कम बार देखा मैंने, बट ठीक है। उसके बाद भी मुझे लगा कि कर लेंगे, एंड
सबसे बड़ी बात ये थी कि रियल मैड्रिड वो 10 मैन बार्सिलोना को भी अच्छे से प्रेस नहीं कर पा रही थी। क्यों? मुझे इसका रीज़न नहीं पता, ये आप एंचेलोटी से ही पूछ लो। क्योंकि 10 मैन के साथ बार्सिलोना खेल रही थी एंड वहाँ पर एक प्लेयर का एडवांटेज था रियल मैड्रिड को, तो मैड्रिड के तरफ से और ज़्यादा अटैक बनने चाहिए थे, बट वो नहीं दिखा है। बहुत सारे चांसेस हमने डिफेंड किए बहुत अच्छा। अराहो की बात करो भाई, रोनाल्ड अराहो वांट्स टू लीव बार्सिलोना, व्हाई? मतलब पता नहीं, ये विंटर ट्रांसफर मार्केट में भी जा भी सकता है, बट मुझे लगता है भाई रुकना चाहिए बार्सिलोना को, कुछ भी करके रोकना चाहिए। क्योंकि अगर हम अराहो को छोड़ते हैं तो हम उसे, कौन सा भी प्लेयर आप मार्केट से लेकर आओ, आप उसे ये रिप्लेस नहीं कर पाओगे। तो देखो भाई, अराहो की सिचुएशन देखो यहाँ पर। उसी के साथ मार्क कसादो, पेद्री, भाई क्या मिडफील्ड है। पूरा मिडफील्ड बॉल किया, जैसे मैंने कहा 10 मैन जाने के बाद भी मिडफील्ड में बॉल बॉल कर रहे थे हमारे प्लेयर्स। ये बहुत ही बड़ी बात है। कसादो जिस लेवल पर खेल रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि ये इसको स्टार्टिंग 11 से कभी निकालेंगे अगर ये ऐसा ही खेलता रहा। मार्क बर्नाल का भी हो सकता है भाई, उसको भी चांस ना मिले अगर कसादो इस लेवल पर खेलता रहा तो बहुत अच्छी टीम है। अभी मुझे नहीं लगता कि फ्रैंकी डियोंग की हमें कुछ ज़रूरत है। आप अराहो को कुछ भी करके भाई रोक सकते हो। फ्रैंकी डियोंग हो गए, बाकी के प्लेयर्स, आपके पास कितने सारे प्लेयर्स बेचने को। आप क्रिस्टनसन को बेचना चाह रहे हो, वहाँ पर आप जोनाथन ताह को ला सकते हो उसके रिप्लेसमेंट में, बट आपको अराहो को रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद आपके मिडफील्ड में अभी प्लेयर्स है, बहुत सारे प्लेयर्स है भाई। पाब्लो तुरा, डैन ओल्मो, पेड्री, गावी, कसादो, बर्नाल, भाई 6 प्लेयर्स हमारे यंगस्टर्स है जो हमारे मिडफील्ड में है, 6 प्लेयर्स। तो हमें मिडफील्ड में साइनिंग की भी ज़रूरत नहीं है अभी। उसी के साथ हमारे फॉरवर्ड में हमें साइनिंग्स चाहिए, जिसके लिए आप अंसु फाती को बेच सकते हो। आप फेरान टोरेस को, मुझे पता नहीं क्या करेंगे ये, फेरान टोरेस को रख भी सकते हैं क्योंकि अभी भी कर रहा है फेरान टोरेस, थोड़ा थोड़ा अच्छा कर रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। बट अंसु फाती को 2-3 मैचेस में सबने नोटिस किया है कि स्क्वाड में भी नहीं रखा, एंड ये डिफाइन करता है कि अंसु फाती इज गोइंग आउट फ्रॉम बार्सिलोना। तो अंसु फाती जा सकता है वहाँ से। विक्टर रोके जो लोन पर है, उनका सीन पता नहीं है, उनको भी बेच सकती है। लॉन्गले जो लोन पर है, उनको भी बेच सकते हैं। एरिक गार्सिया को भी मुझे लगता है बेचना चाहिए, ही इज़ नॉट दैट लेवल प्लेयर। आप उसे बेचकर क्रिस्टनसन को रख लो भाई। बाकी हमारे पास फुल बैक्स कम है थोड़े से। आई थिंक कुंडा एंड बाल्डे अगर इंजर्ड होते तो हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं। हेक्टर फोर्ड की फिजिकलिटी थोड़ी सी कम लगती है मुझे, बाकी प्लेयर अच्छा है। जेरार्ड मार्टिन आपको पता है क्या लेवल का प्लेयर है। बाकी कोई बात नहीं भाई, सेलिब्रेट बार्सिलोना फैंस, एंड ये खुशी का पल है। एंड इसी के आगे मैं कह रहा हूँ, चैम्पियंस लीग के लिए हम सच में एक बहुत बड़े दावेदार है। अगर हम ऐसा स्क्वाड फिट रखते हैं चैम्पियंस लीग के सारे नॉकआउट्स मैच में, तो क्यों नहीं हम मैच जीतेंगे, मतलब चैम्पियंस लीग नहीं जीत सकते। अगर हम ऐसा खेलेंगे, इस स्क्वाड के साथ हम ऐसा खेलेंगे, तो हम कोई भी टीम को यहाँ पर हरा सकते हैं, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है। एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगा हूँ हांसी फ्लिक पर, कि जिस लेवल पर वो मैनेज करें ना प्लेयर्स को, उनको पता है हर प्लेयर की क्या क्वालिटी है। एंड जिस लेवल पर हमारे प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्लेयर भाई राफीनिया जो स्टैंड आउट किया है इस सीज़न। लेवेंडोस्की, अभी भी लोग कहते हैं कि भाई हमें लेवेंडोस्की के लिए नया स्ट्राइकर लाना चाहिए, बट कभी मैं सोचता हूँ ना, अभी भी इस लेवल पर जो भी स्ट्राइकर्स है उन सब के साथ लेवेंडोस्की कंप्लीट कर रहा है एट द एज 37। जो भी आप बड़ा स्ट्राइकर को बोलो, हालैंड हो गया, लोतारो मार्टिनेज, इजैक, वो बीच में वो स्पोर्टिंग का स्ट्राइकर, सबको आप कंपेयर करो रॉबर्ट लेवेंडोस्की के साथ। रॉबर्ट लेवेंडोस्की 37 एज में उनके साथ कंप्लीट कर रहा है, तो सोचो प्राइम में रॉबर्ट लेवेंडोस्की क्या कर रहा होगा तब। तो उस लेवल का अभी कोई प्लेयर है जो हमारे टीम में रिप्लेस हो सकता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि भाई लेवेंडोस्की को भेज देना चाहिए, बट कभी कभी लगता है कि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हम क्या वो प्रॉपर स्ट्राइकर ले पाएंगे। क्योंकि लेवेंडोस्की जैसे स्ट्राइकर जनरेशनल होता है, एंड आप मानो या मानो भाई, लेवेंडोस्की इज अ गोट भाई स्ट्राइकर्स में। वो हिस्टोरिकली, मतलब
अभी मेसी रोनाल्डो के बाद वो तीसरा नंबर आता है ना उसका, आई थिंक यूरोप में सबसे ज़्यादा गोल्स है, चैंपियंस लीग में सबसे ज़्यादा गोल्स है। तो वैसा स्ट्राइकर रिप्लेस करना बहुत मुश्किल जॉब है, बट हमें विंगर चाहिए, हमें स्ट्राइकर चाहिए, हमें एक आधा फुल बैक चाहिए। बाकी गोलकीपर्स पे है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, टर स्टेगन रहता है, कोई नया लाता है, बट भाई टीम सॉर्टेड है, मैनेजर आपके पास वर्ल्ड क्लास है, आप कंप्लीट कर सकते हो। और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ ला मासिया, ये बच्चे कर रहे हैं भाई, जो भी गैलेक्टिकोस हैं उनके अगेंस्ट। तो चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी बोलने जैसा और कुछ है नहीं, लाइव स्ट्रीम पर हम बहुत सारी डिस्कशंस कर सकते हैं, 2-3 दिन में हो सकता है कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ, वहाँ पर मैं कुछ बातें करूँ, तो उसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दो, ठीक है। ओके, बाय।